चलिए बच्चों, अगला टॉपिक हम लोग इसमें देखते हैं, जिसकी एम फेज हम लोग आज पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? एम फेज को पढ़ रहे हैं। ठीक है, सब लोग देख सकते हैं। किसको पढ़ रहे हैं? एम फेज को पढ़ रहे हैं। एम फेज में पहले हम कुछ दे दिए थे पिछले लेक्चर में। चलो थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। दिस इज द मोस्ट ड्रामेटिक साइकिल, सर यहाँ साइकिल नहीं होगा, ठीक है। दिस इज द मोस्ट ड्रामेटिक पीरियड ऑफ द सेल साइकिल, ठीक है। तो ड्रामेटिक का मतलब क्या बोलेंगे? मोस्ट सीरियस। क्या बच्चों? मोस्ट सीरियस फेज है ये। मोस्ट सीरियस फेज क्यों? क्योंकि इसी में दो डॉटर सेल का निर्माण होता है, एक्चुअल सेल का निर्माण होता है। अब दोनों सेल में कितना कंपोनेंट जाना चाहिए कोशिका का? फर्स्ट सेल में कितना चाहिए और सेकेंड सेल में कितना जाना चाहिए? समझ में आ गया? ये देखना पड़ता है। तो इसलिए क्या मोस्ट, मान लीजिए किसी में डीएनए ज़्यादा चल गया, एक कोशिका एक में कम कर चल गया, इसका मतलब उसको ज़्यादा ग्रोथ हो जाएगा, अब इसका ग्रोथ कम हो जाएगा। इसलिए सीरियस इसको ध्यान से स्वेच्छा से डिवीज़न करना पड़ता है। और इसमें क्या है, एम फेज में दो डॉटर सेल का निर्माण होता है, बट उसमें क्या रहता है, क्रोमोसोमल मटेरियल सेम रहता है। ड्रामेटिक पीरियड है, मोस्ट सीरियस पीरियड है। इस प्रकार से अरेंज करता है कि दोनों में क्या होना चाहिए, क्रोमोसोम की संख्या क्या सेम होती है, इसलिए मोस्ट ड्रामेटिक है। आगे चलते हैं। रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्चुअली ऑल कंपोनेंट्स ऑफ द सेल। अब बोल रहा है इसमें रीऑर्गेनाइजेशन। री मतलब दोबारा, ऑर्गेनाइजेशन मतलब निर्माण, समझ लीजिए। रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द वर्चुअली ऑल सेल कंपोनेंट्स, देखो, ऑफ वर्चुअली ऑल कंपोनेंट्स ऑफ द सेल, यानी कि वर्चुअली का मतलब हुआ जिसे हम लोग देख भी नहीं सकते हैं। क्या बच्चों? जिसे हम लोग देख भी नहीं सकते, उसे क्या कहेंगे? वर्चुअली कहेंगे। क्या कहेंगे? वर्चुअली। सच पबजी गेम क्या आपका वर्चुअली है। तो कोशिका के अंदर ना हम सेंट्रोजोम को देख पाते हैं, ठीक है, ना सेंट्रियोल, सेंट्रोजोम, सेंट्रियोल के ग्रुप को सेंट्रोजोम कहते हैं। ना ही हम लोग क्रोमोसोम को देख पाते हैं, ना ही क्रोमैटिड्स को देख पाते हैं, ना ही डीएनए को देख पाते हैं। वो सभी क्या होगा? इसमें रीऑर्गेनाइजेशन होगा। क्या होगा? रीऑर्गेनाइजेशन होगा। किसमें? टू डॉटर सेल। क्या यहाँ दिखे, ये ह्यूमन सेल है, इसमें होगा एम फेज। एम फेज ऑल्सो नोन एज इक्वेशनल डिवीजन। दो कोशिका बनेगा। कितना बनेगा? दो कोशिका बनेगा, ठीक है। लेकिन उसमें क्रोमोसोम की संख्या क्या रहेगी? सेम रहेगी। क्या रहेगी बच्चों? क्रोमोसोम की संख्या क्या रहेगी? सेम रहेगी। तो रीऑर्गेनाइजेशन का मतलब यह हुआ कि ये जो सेल डिवीजन हुआ, इसमें एम फेज जो हुआ है, क्या बच्चों? एम फेज जो हुआ है कि इसमें देखिए बराबर बराबर भागों में बटा है, रीऑर्गेनाइज होगा। फिर से कोशिका उसमें डबल हुआ था एस फेज में, सॉरी कोशिका बोल रहे, डीएनए क्या आपका डबल हुआ था, सेंट्रियोल भी डबल किया था। इसमें क्या होगा? रीऑर्गेनाइज होगा। एक समझ में आ रहा है? इसमें क्या होगा? रीऑर्गेनाइज होगा, बराबर बराबर भागों में रीऑर्गेनाइज होगा। किसका? 2n से किसको दर्शाते हैं? क्रोमोसोम का। ठीक है, यही समझ में आ गया। रीऑर्गेनाइजेशन का मतलब समझ में आ गया बच्चों। आगे हम लोग चलते हैं। चलिए आगे चलते हैं। देखिए आप लिखा है, फॉर कन्वीनियंस माइटोसिस हैज बीन डिवाइडेड इनटू 4 स्टेजेस ऑफ कैरियोकाइनेसिस। 4 स्टेजेस ऑफ कैरियोकाइनेसिस। फोर स्टेजेस ऑफ कैरियोकाइनेसिस। आप देखिए बच्चों, हमने पहले पढ़ा दिया था कि माइटोसिस में 2 फेज पाए जाते हैं, एक कैरियोकाइनेसिस, दूसरा साइटोकाइनेसिस। तो आपको सोचना है अभी, और 2 मिनट में आंसर देना है, हम वेट करेंगे कि फर्स्ट टाइम कैरियोकाइनेसिस होगा या साइटोकाइनेसिस होगा, आपको कमेंट करना है, ठीक है। तो
आपको हम बता देते हैं कि सबसे पहले कैरियोकाइनेसिस होगा। कैरियोकाइनेसिस न्यूक्लियर डिवीजन। तो कहा गया इसमें 2 फेज है। तो कैरियोकाइनेसिस का पहले कैरियोकाइनेसिस को कितना भागों में बांटा गया? 4 भागों का। फॉर कन्वेंस माइटोसिस हैज बीन डिवाइडेड इनटू। कन्वेंस का मतलब सुविधा के अनुसार, पढ़ने के अनुसार, अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग क्या किया गया? माइटोसिस को 4 भाग, माइटोसिस को 4 भागों में बांटा गया। माइटोसिस में भी किस फेज को? कैरियोकाइनेसिस को। आगे हम लोग देखेंगे इसमें 2 टाइप्स का इसमें बच्चों सेल डिवीजन पाए जाएंगे। न्यूक्लियर डिवीजन जिन्हें कहेंगे, ठीक है। आगे देखेंगे हम लोग इसे। तो समझ में आ गया 4 स्टेजेस होगा। और देखते हैं कौन कौन होगा, और इसमें कुछ तरीका भी बताएंगे, ट्रिक्स भी बताएंगे याद रखने का, ठीक है। याद रखने का तरीका भी बताएंगे इसमें हम। बने रहिए इस वीडियो में। चलिए देखिए, बहुत टाइम हो गया। स्टेजेस ऑफ माइटोसिस, ये रहा आपका प्रोफेज, PROPHASE, प्रोफेज हुआ ये। नेक्स्ट में, सेकंड में मेटाफेज हुआ, और थर्ड में एनाफेज होगा, और फोर्थ में टेलोफेज होगा। तो जिस बच्चों को याद रखने में तकलीफ है तो हम रखेंगे, हम लोग एक तरीका है पंकज का मैट, पंकज का मैट, पी मैट, पी फॉर पंकज, मैट फॉर चटाई। यानी पंकज का चटाई से याद रखेंगे क्या? स्टेजेस ऑफ माइटोसिस, स्टेजेस ऑफ माइटोसिस। पी फॉर प्रोफेज, एम फॉर मेटाफेज, ए फॉर एनाफेज, टी फॉर टेलोफेज। क्लियर है? आगे चलते हैं, फर्दर पढ़ेंगे हम लोग इसमें। नेक्स्ट स्लाइड अबाउट प्रोफेज। नेक्स्ट स्लाइड अबाउट प्रोफेज। आइए, जिसको लिखना लिख लीजिए। आते हैं किसके बारे में? प्रोफेज के बारे में। तो जैसे पहले जानते हैं कि इसे जो यहाँ पे था पी मैट था, पी मैट जो था प्रोफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, ठीक है। तो याद रखिएगा सबसे पहले प्रोफेज ही आएगा। प्रोफेज में क्या होगा? कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम। अभी से याद रख लीजिए, सेंट्रल मूव टू द अपोजिट पोल ऑफ द सेल साइकिल, सेल होना। तो याद रखिए सबसे पहले प्रोफेज ही होगा, उसके बाद मेटाफेज होगा, उसके बाद एनाफेज, उसके बाद टेलोफेज। ये नहीं से पहले हो जाएगा प्रोफेज, उसके बाद हो जाएगा एनाफेज, उसके बाद होगा मेटाफेज। गलत है, ये सीरियली में होगा पहले प्रो, उसके बाद मेटा, उसके बाद एना, इसके बाद टेलो, ठीक है। एनसीईआरटी से पॉइंट को क्लियर की हुई है। तो प्रोफेज हम लोग पढ़ते हैं, चलिए पढ़ते हैं। प्रोफेज का आपका सबसे पहला स्टेज किसका बच्चों? माइटोसिस। माइटोसिस का पहला स्टेज है। प्रोफेज इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ माइटोसिस। माइटोसिस का प्रथम क्या है? फेज है। फेज मतलब यहाँ पे समझा जाए तो एक स्टेज होगा, एक टाइम होगा, एक टाइम पीरियड होगा, वही फेज होगा इसमें, इस मीनिंग में, ठीक है, इस चैप्टर के अनुसार। तो प्रोफेज इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ माइटोसिस, इसके लिए इसमें कोई दोहराई नहीं। फॉलोज एस एंड G2 इंटरफेस। इंटरफेस को दूसरा नाम आप लोग कमेंट कीजिएगा, फेज ऑफ द सेल साइकिल। बिल्कुल कमेंट करना है आपको, इंटरफेस का दूसरा नाम, जो भी बच्चे जुड़े हुए हैं। अब इस पॉइंट को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि S एंड G2 फेज को क्या कर रहा है? फॉलो कर रहा है। कौन? प्रोफेज। अब देखते हैं कैसे फॉलो करता है, कुछ तो दिखाना पड़ेगा ना, सबूत तो चाहिए अदालत को। चलिए विजुअल है,
एक काम करते हैं, एक स्लाइड ले लेते हैं, ठीक है। ये बीच में लिए, बस इतना ऐसे लेना, ठीक है बच्चों। क्या बोल रहा है, प्रोफेज फॉलोज द एस एंड G2 फेज। देखते हैं, मेरा G0 G0 पढ़ लो, S और G2 एंड M फेज। क्या बच्चों, M फेज। ठीक है। तो देखिए बेसिकली हमने बताया था कि कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम होगा किसमें, प्रोफेज में। किसमें होगा, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम होगा प्रोफेज में। तो कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम जो किसमें होगा, प्रोफेज में होगा। तो एस फेज में क्या होगा, क्रोमैटिड की संख्या बढ़ेगी। इसमें क्या होगा, क्रोमैटिड की संख्या बढ़ी ना, प्राइमरी सेल्स इसमें कितना था, मान लो यहाँ पे सिंगल क्रोमोसोम है, सिंगल क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम अभी भी सिंगल है, इसमें भी है, बट इसका पार्ट क्रोमैटिड क्या हो गया, डबल हो गया, डबल हो गया, डबल हो गया। अब यही क्रोमैटिड क्या होगा, क्रोमोसोमल मटेरियल हो गया। यही क्रोमोसोमल मटेरियल आगे जाके प्रोफेज में क्या होगा, कंडेंस होगा, कंडेंसेशन होगा। इसीलिए एस और G2 फेज को फॉलो कर रहा है और G1 फेज को फॉलो नहीं कर रहा है। कौन, प्रोफेज सर आपका। चलते हैं इस पॉइंट को आगे लेकर के, जिनको लिखना लिख लीजिए। वन टू थ्री करके बोलना, ठीक है सर। देखते हैं आगे, ये बोल रहा है इन S and G2 फेज द न्यू DNA molecules formed are not distinct but intertwined। intertwined मतलब उसी में जुड़ा हुआ रह जाता है, अलग नहीं होता है। किसमें, S and G2 फेज में। क्या अलग होता नहीं, अलग किस में होगा, ये अपना होगा M फेज में अलग होगा, ठीक है। अब बात को पकड़िए, इस बात को, प्रोफेज में भी बस दिखाई देगा आपको, जुड़ा रहेगा एक ही क्रोमोसोम से, जितना क्रोमैटिड्स होगा सब जुड़ा रहेगा, ठीक है, बट अलग नहीं होगा सर, अलग नहीं होगा, इसलिए फॉलो कर रहा है इसको, ठीक है। सिर्फ कंडेंस करेगा, अलग नहीं होगा प्रोफेज में, ठीक है। अगला स्लाइड देखते हैं। प्रोफेज इज मार्क्ड बाय द इनिशिएशन ऑफ कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोमल मटेरियल। क्रोमोसोमल मटेरियल वही होगा, क्रोमैटिड्स होगा, ठीक है। तो ये बोला प्रोफेज इज मार्क्ड बाय द, मार्क्ड बाय का मतलब चिन्हित कर, लेकिन यहाँ समझना है समझा जाता है। प्रोफेज को किससे समझा जाता है, क्रोमोसोमल मटेरियल के कंडेंसेशन से, कॉन्ट्रैक्शन से, क्रोमोसोमल मटेरियल क्रोमैटिड्स के कॉन्ट्रैक्शन से। चलो ठीक है, आगे चलते हुए इसी कंटिन्यू करते हुए चलते टू द पॉइंट और टॉपिक से बात करेंगे। चलिए ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों, द क्रोमोसोमल मटेरियल becomes untangled during the process of chromosomal material condensation। अब देखो, the chromosomal material becomes untangled, untangled मतलब उलझे हुए धागा था पहले, कैसा था पहले, उलझा हुआ था, अब क्या हो रहा है, वो सुलझ रहा है। कब, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ क्रोमोसोमल मटेरियल कंडेंसेशन, जिस समय में क्रोमोसोमल मटेरियल क्या कंडेंसेशन करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, कंडेंसेशन करेगा, उसी समय में क्या होगा, उलझा हुआ धागा के रूप में जो था क्रोमोसोमल मटेरियल क्या होगा, सुलझेगा। यही हुआ अनटेंगल का मतलब, उलझा हुआ था पहले, अब क्या सुलझेगा।
ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। देखिए बच्चों, इसमें हम क्या किए हैं, एनसीईआरटी का फिगर लिया, और नीट में आपको क्या करेगा, डायरेक्ट एनसीईआरटी, ठीक है, डायरेक्ट एनसीईआरटी आपसे पूछा जाएगा नीट में, ठीक है, डायरेक्ट एनसीईआरटी का डायग्राम आपको दे दिया जाएगा हाथ में। देखिए नेक्स्ट स्लाइड में क्या था, और देखिए क्लियर हो गया था। नेक्स्ट है द सेंट्रियोल which had undergo duplication during S phase of interphase, यानी हम लोग पढ़े थे इंटरफेस का जो एस फेज होगा बच्चों, उसमें क्या होता था, सेंट्रियोल डुप्लीकेट्स करता था, डबल होता था, लेकिन डिवाइड नहीं करता था। याद रखिए, डिवाइड नहीं होता था उसमें। ये बोल रहा है द सेंट्रियोल which had undergo duplication during S phase of interphase now अब begins to move towards opposite pole of the cell या sides of the cell, sides भी बोल सकते हैं, of the cells। अब हम लोग इस बात को समझते हैं। तो सेंट्रियोल which are, तो ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देख लेंगे, तब तक के लिए आप लोग लिखिए। हम लोग इस पॉइंट को समझते हैं जो हमने पहले बताया था, ठीक है। हमने बताया था ड्यूरिंग प्रोफेज द सेंट्रियोल मूव्स टुवर्ड द अपोजिट साइड्स और पोल ऑफ द सेल, ठीक है। अब आइए हम देखते हैं। तो ये रहा आपका सेंट्रियोल, ये भी आपका क्या है, सेंट्रियोल है, एंड ग्रुप ऑफ सेंट्रियोल इज नोन एज सेंट्रोजोम। इन दोनों को मिला दीजिए, क्या बन जाएगा, सेंट्रोजोम हो जाएगा, सेंट्रो क्या हो जाएगा, सेंट्रोजोम हो जाएगा, इन दोनों को मिला दीजिएगा, ठीक है बच्चों। अब ये क्या कर रहा है, ड्यूरिंग द प्रोफेज दिस थिंग्स नाउ टू मूव टुवर्ड द अपोजिट पोल ऑफ द सेल साइकिल। अब ये कहाँ चले जाएगा, ये सेल है, ठीक है, बीच में न्यूक्लियस भी होगा, बीच में क्या होगा बच्चों, न्यूक्लियस होगा, ये आपका क्रोमोसोम होगा, न्यूक्लियस भी होगा, ठीक है, डबल मेम्ब्रेन होगा। ठीक है, अब बोल रहा है यहाँ पे होगा, ये अब कहाँ चले जाएगा, यहाँ पर, ये कहाँ चले जाएगा, यहाँ पे चले, समझ में आ रहा, समझ में आ रहा, ये यहाँ पे चले गया और ये यहाँ पे चले गया, यानी कि क्या हुआ, प्रोफेज में, याद रखिएगा, सिर्फ प्रोफेज में प्रक्रिया होगा, सेंट्रियोल क्या होगा, अलग अलग चले जाएगा, अलग अलग अपोजिट पोल्स पे चले जाएगा, समझ में आ रहा। चलिए ठीक है, चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं, और आप लोग लिखना चाहते हो तो लिख लीजिए। ठीक है बच्चों, आगे पढ़ते नहीं, देखते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में, आगे नेक्स्ट पॉइंट में। अब याद रखिए, भले आप कुछ याद रखिए ना रखिए, ठीक है, हम एनसीईआरटी के टू द पॉइंट बात किए, भले याद आप रखिए या नहीं रखिए, बट ये पॉइंट को मेमोराइज रखिएगा, तब लगेगा हाँ इंटरफेस प्रोफेज पढ़े, नहीं तो लगेगा नहीं पढ़े हैं प्रोफेज, ठीक है सर। आइए देखते हैं इसमें। तो देखिए यहाँ पे है फर्स्ट पॉइंट जो कि आपको याद रखना पड़ेगा, क्रोमोसोमल मटेरियल कंडेंसेशन, यानी कि कहने का मतलब है ड्यूरिंग द प्रोसेस कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोमल मटेरियल, या सीधा कह सकेंगे कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम। यहाँ क्या लिखा, क्रोमोसोमल मटेरियल क्या हुआ, कंडेंसेशन करेगा। कंडेंसेशन का मतलब ये आपको दिखाते हैं, साफ साफ दिखाते हैं। एनसीईआरटी का हम क्या लिए, फिगर लिए, डायग्राम लिए, आप यहाँ पे थोड़ा सा फोकस कर लीजिएगा, हाँ बच्चों को थोड़ा समझने में प्रॉब्लम ना हो, ठीक है, ठीक है। तो जैसे प्रोफेज का दो फेज होगा, जैसे अर्लियर प्रोफेज होगा, एक लेट प्रोफेज होगा। अर्लियर मतलब सवेरे होता है, अर्ली मतलब पढ़े होंगे,
अर्ली मतलब क्या, सवेरे होता है ना, तो हम लोग ये सवेरे वाला पहले वाला फेज को देख रहे हैं। तो ये आप ध्यान से देख रहे होंगे कि यहाँ तो साफ साफ दिखाई दे रहा है क्या अर्ली फेज। थोड़ा सा जूम नहीं करेंगे, थोड़ा सा समझाने के लिए आपको थोड़ा सा डैम कर लेंगे कहीं पे हम, ठीक है। बट एनसीईआरटी का ही लिए हम यहाँ पर। देखिए है क्या, इस पॉइंट को समझाने के लिए जो हम पॉइंट लिए कंडेंसेशन ऑफ, तो यहाँ जो आपको ये रेड वाला दिखाई दे रहा है, ये सब दिख रहा है, ये सब यहाँ जो दिखाई दे रहा है, ये सब जो दिखाई दे रहा है, ये सब जो दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये सब क्या है, क्रोमैटिड है। और यही सब क्या होगा, पहले उलझे हुआ था, पता ही नहीं चल रहा किधर किधर, क्योंकि डिजिटली है, ठीक है। तो ये सब क्या हो रहा है, देखिए धीरे धीरे क्या सुलझ रहा है, ये रेड वाला देख रहे क्या है, सुलझ रहा है, अनटेंगल्ड हो रहा है, ठीक है, देख रहे सर। ये क्या रहा, कंडेंसेशन कर रहा है। तो पहले पता नहीं चल रहा, जब कंडेंसेशन किया तब क्या हो रहा, पता चल रहा, यही हुआ कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम। जिसको लिखना लिखिए। देखिए बच्चों नेक्स्ट करते हैं, क्रोमोसोमल मटेरियल कंडेंसेशन किस फेज में, प्रोफेज में। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसइंटीग्रेट। डिसइंटीग्रेट का मतलब हुआ बच्चों, पहले से ये टूटा हुआ कोई भाग रहता है तो टूट करके लटक जाता है, कंप्लीटली भागता नहीं है, इन्हें से टूट के निकल गया, गायब हो गया, विलुप्त हो गया, ऐसा नहीं, टूट कर किसी में लटक गया, इसे क्या कहते हैं, डिसइंटीग्रेट। इसको भी हम फिगर के माध्यम से दिखाने का भी प्रयास करें, जस्ट तुरंत फिगर में देखिएगा तब समझ में आएगा। देखिए क्या बोले, ये जो है आपका क्या है, यही न्यूक्लियर इन्वेलप, न्यूक्लियर इन्वेलप है ना बच्चों। न्यूक्लियस कैसा, डबल इसमें डबल स्ट्रैंड होते हैं, डबल घेरे होते हैं इसमें, ठीक है, डबल मेम्ब्रेन होते हैं इनके पास, एक ये। तो हम अब इसमें बोले कि ये क्या हो रहा है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर इन्वेलप है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये क्या होगा, डिसइंटीग्रेट होगा। डिसइंटीग्रेट मतलब टूटेगा, टूट करके इसी में रहेगा, टूट करके इसी में रहेगा, टूट करके इसी में, 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 देख रहे हैं, यही क्या है, डिसइंटीग्रेशन ऑफ nuclear envelope, or we can say nuclear membrane during the prophase. This point has been memorized to you. Is this clear? Next point. चलिए बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट क्या, खत्म होने वाला, देखते रहिए। तो नेक्स्ट बोल रहा है गोल्जी बॉडीज डिसअपियर। कहने का मतलब पहले से जो कोशिका में प्रेजेंट था, मतलब इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडीज, और चलो यही मेरी दो चीज़ अभी है, इंसेटिव क्लियर की इसको, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडीज डिसअपियर होगा, मतलब कंप्लीटली विलुप्त ही हो जाएगा। डिसअपियर मतलब डिसअपियर, अपियर मतलब दिखाई दे रहा है, डिसअपियर मतलब बिल्कुल विलुप्त हो गया। प्रो फेज में क्या होगा, तो ये विलुप्त दिखेगा। यदि एक ही ना तो आप देख सकते हैं, एक मिनट फिगर में आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। क्या कहीं लगता है आपको क्या दिखाई दे रहा है, गोल्जी बॉडी है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, हमें तो दिखाई नहीं दे रहा, आपको दिखाई दे तो कमेंट कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें पॉइंट है 4 पॉइंट आपको मेमोराइज करना पड़ेगा। और एक और, सेंट्रल मूव टुवर्ड्स द अपोजिट पोल ऑफ द सेल, ये आपको मेमोराइज करना पड़ेगा, भले कुछ याद रखिए, ये ज़रा 1 2 3 करो, वो 1 पॉइंट वो। देखिए, क्रोमोसोम्स आर सीन टू बी कंपोज्ड ऑफ 2 क्रोमैटिड्स, यानी कि हम लोग को पता चलता है या हम लोग देख पाते हैं कि क्रोमोसोम जो है 2 क्रोमैटिड का बना होता है। यदि आप मेरा लेक्चर देख रहे हैं तो आपको हम पहले बहुत सारे क्लियर कर दिए कि एक क्रोमोसोम में कितने क्रोमैटिड, 2 क्रोमैटिड। 2 क्रोमैटिड तो कितने डीएनए, तो 2 डीएनए, ठीक है, कितने डीएनए, तो 2 डीएनए। तो यही बोल रहा है कि इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, कॉम्पैक्ट मतलब
कंपोज है, कंपोज मतलब निर्माण होना, ठीक है। कंपोज ऑफ टू क्रोमैटिड्स। अब आगे बोल रहा है अटैच्ड टुगेदर एट द सेंटोमेयर। आप देखते हैं, ये देखिए आपका एक क्रोमोसोम है, ये आपका एक क्रोमोसोम है, क्योंकि यहाँ सेंट्रोमियर एक ठो, फिर यहाँ देखिए सेंट्रोमियर एक ठो। सेंट्रोमियर की संख्या क्या होती है? क्रोमोसोम की संख्या होती है। तो ये क्या है सर? ये आपका क्रोमैटिड है। क्रोमैटिड इज नोन एज डीएनए, ठीक है। तो इसमें बोल रहा है क्रोमैटिड्स अटैच टुगेदर एट द सेंट्रोमियर ड्यूरिंग द प्रोसेस we seen to be chromosome is made up of two chromatids. This is also known as a sister chromatids. Attached together at a centromere. Centromere मतलब सेंटर मतलब केंद्र, सेंटर मतलब क्या? बीच वाला जगह। मेयर मतलब अटैच्ड होना, जहां से दो क्रोमोसोम यानी दो क्रोमैटिड या सिस्टर क्रोमैटिड क्या होता है? अटैच्ड होता है। उसी पॉइंट को कहा जाता है सेंट्रोमेयर। और इसी पे डिस्क लाइक एक प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर होता है जिसे काइनेटोकोर कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं बच्चों? डिस्क लाइक काइनेटोकोर कहते हैं, डिस्क लाइक प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर, ठीक है। आगे चलते हैं। तब तक दिखने लगता है प्रोफेज में कि एक क्रोमोसोम दो क्रोमैटिड का बना है, तो ये यही फिगर है, ठीक है। देख रहे हो, ऐसा कुछ दिखने लगता है, ऐसा कुछ, ठीक है। आगे चलते हम लोग इसमें। एक पॉइंट इसमें देख लीजिएगा, एक पॉइंट छोड़ दो। तो बच्चों देखिए, बता रहे हैं आपको। हाँ देखिए, ये आपका क्या है? क्रोमैटिड है। क्या है? क्रोमैटिड है। ये भी आपका क्या है? दो ठो मिल गया, क्या हो जाएगा? क्रोमैटिड्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्रोमैटिड। ये भी आपका क्या है? क्रोमैटिड, ठीक है। और प्रोफेज में तो ही बोल रहा है कि इसमें देख लेते हैं हम लोग कि एक क्रोमोसोम कितने से बना है? दो क्रोमैटिड से बना है। चलते हैं आगे। चलिए देखते हैं। एक यहाँ पे हम लोग इस पे फोकस करेंगे, ठीक, थोड़ा देर के लिए। चलिए ठीक है। ये आपका न्यूक्लियस है, ह्यूमन सेल का हम एग्जाम्पल लिया, ठीक है। यहाँ पे क्या आपका न्यूक्लियस, आगे पता ही इसमें क्रोमोसोम रहता है, ठीक। तो हम लोगों को पता है कि आपका आ गया सेंट्रियोल। ये आपका क्या है? सेंट्रियोल है। अपोजिट पोल पे मूव कर गया। तो सेंट्रियोल करता क्या है? माइक्रोट्यूब्यूल का फॉर्मेशन करता है। सेंट्रियोल फॉर्म अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर, ट्यूब लाइक प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर which is known as माइक्रोट्यूब्यूल। ठीक है। क्या बच्चों? ये क्या आपका माइक्रोट्यूब्यूल है। ये क्या करता है? एक यहाँ भी क्या होगा? माइक्रोट्यूब्यूल। अब समझिए, सेंट्रियोल और माइक्रोट्यूब्यूल को मिला करके द ग्रुप ऑफ सेंट्रियोल एज वेल एज माइक्रोट्यूब्यूल इज नोन एज एस्टर। क्या बच्चों? एस्टर कहा जाता है, ठीक है। एनसीईआरटी में सब पॉइंट है नहीं है, फिर भी पढ़ाना पड़ेगा क्योंकि इस बात को एनसीईआरटी छुपा के लिखिए, ठीक है। तो क्या कहेंगे? एस्टर। तो बताइए बच्चों, कितने एस्टर का निर्माण हुआ? 2 एस्टर का निर्माण हुआ। कितने एस्टर का हुआ? 2 एस्टर का निर्माण हुआ। जैसे यहाँ देखो लिखा हुआ है
सेंट्रियोल प्लस माइक्रोट्यूब्यूल इज नोन एज एस्टर। तो हमने इस पॉइंट को बता दिया। अब आगे देखिए क्या हो रहा है इसमें, एस्टर को बोलो। अब ये माइक्रोट्यूब्यूल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर का। हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। If you learn something from this channel or videos, please like, subscribe, comment. For more update, hit the bell icon all.